जो इसका फर्स्ट है पॉजिटिव इंटरैक्शन, या इसी को बोलते हैं धनात्मक अन्योन्य क्रिया। इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसमें क्या है, म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट नंबर क्या है, म्यूचुअलिज्म ही बताए थे ना, सहोपकारिता, सजीविता सहोपकारिता सब वही होता है। तो देखना, जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है या धनात्मक अन्योन्य क्रिया है, इसके हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटरेक्शन हमें क्या होता था कि दो जाति या दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को या किसी एक को लाभ हो परंतु दूसरे को कोई हानि ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, किसी या बोले दो जीवों को या किसी एक को लाभ परंतु दूसरा अप्रभावित रहता है। तो इसमें जो पहला पार्ट था उसका नाम क्या था, म्यूचुअलिज्म। हिंदी में बोलते हैं सहोपकारिता, या इसी का दूसरा नाम है सिम्बायोसिस, सहजीवन, या इसी को दूसरा हम लोग बोलते हैं को इवोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं सह विकास। इसी को हम लोग बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। सह अस्तित्व, या इसी को बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, हिंदी में बोलते हैं सह विलुप्त। इसका इतना नाम है। ये रिलेशन कैसा होता है, ये रिलेशन होगा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब इसमें दोनों ही जाति के जीवों को फायदा होता है। दोनों ही जाति के जीव कैसे होंगे, लाभ मिलेगा। लेकिन इसका जो रिलेशन है म्यूचुअलिज्म, एक्चुअल में ये होता है सहोपकारिता। बाकी ये जितने भी है ये सब इसी से रिलेटेड टर्म है। सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध, मतलब दोनों साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। को एवोल्यूशन, मतलब दोनों का विकास एक साथ होता है। को एग्जिस्टेंस, मतलब दोनों का अस्तित्व एक साथ रहेगा, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं रहेगा। और को एक्सटिंक्शन, मतलब एक गायब हो गया तो दूसरा भी गायब हो जाएगा। तो ये सब उसी से रिलेटेड टर्म है, सभी को हम लोग वो एक ही चीज बोलते हैं। जो म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता है, यानी कि दो जीवों के मध्य का ऐसा संबंध जिसमें दोनों ही जातियों को लाभ मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहोपकारिता, या उसी को बोल देते हैं म्यूचुअलिज्म। तो इसमें दोनों को फायदा होगा, यानी कि प्लस प्लस, तो दोनों ही जीव कैसे होंगे, लाभ में होंगे, दोनों को ही क्या होता है, फायदा। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहले इसका डेफिनेशन क्या है कि दोनों जाति के जीवों को लाभ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यह अविकल्पी संबंध है, मतलब
इसमें जो दो जीव हैं उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अविकल्पी, अ मतलब अनुपस्थित, विकल्प मतलब ऑप्शन, यानी कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि साथ साथ रहना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे तुम लोग देखोगे लकड़ी, लकड़ी में जब घुन लग जाता है तो उसको बोलते हैं दीमक, ठीक है। तो जो लकड़ी में घुन लगता है उसमें जो दीमक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्माइट। वो जो दीमक है वो एक्चुअल में क्या करता है, लकड़ी को खाता है, ठीक है, लकड़ी को क्या कर लेता है, खा लेता है। लेकिन लकड़ी बनी किसकी होती है, लकड़ी मुख्यतः सेल्यूलोज, लिग्निन, सुबेरिन, इन सभी चीजों से मिलके बनी होती है। तो जो दीमक होता है वो लकड़ी को तो खा लेता है, परंतु सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम या पचाने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। तो फिर उसको पचाने के लिए एक प्रोटोजोआ आता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोनिम्फा। क्या बोलते हैं, ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, जो दीमक होता है उसके शरीर के अंदर रहता है, यानी उसके आंत में रहता है। जितना टर्माइट या दीमक लकड़ी को खाएगा यानी सेलुलोज को खाएगा, उसको पूरा का पूरा पाचन कौन कर देगा, ट्राइकोनिम्फा, यानी कि उसको पाचन में सहायता कर रहा है कौन, ट्राइकोनिम्फा। तो इससे ट्राइकोनिम्फा को फायदा क्या हुआ, ट्राइकोनिम्फा को खाना मिल गया। दीमक को क्या फायदा हुआ, उसने जो सेलुलोज खाया उसका पाचन हो गया। अगर सोचो दीमक लकड़ी नहीं खाता तो ट्राइकोनिम्फा क्या खाता, अगर ट्राइकोनिम्फा सेलुलोज का पाचन नहीं करता तो फिर ट्राइकोनिम्फा को भी खाना नहीं मिलता। मतलब दोनों का जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब अगर दीमक खाना छोड़ दे तो ट्राइकोनिम्फा भी मर जाएगा और दीमक तो मरेगा ही भूख के कारण। तो दोनों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, दोनों को एक साथ रहना जरूरी है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध या सहजीवन, यानी कि दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे। उसी को बोलते हैं कोएवोल्यूशन, यानी कि दोनों का विकास एक साथ होता है। यानी कि जब टर्माइट का जन्म होता है और जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होना चालू होता है उसके साथ साथ ट्राइकोनिम्फा उसके आहार नाल में पाया जाने लगेगा। जैसे देखोगे मनुष्य जो होता है तो मनुष्य घास नहीं खा सकता, ठीक है, या पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं खा सकता। क्यों, क्योंकि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं जनरली किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। तो खा तो सकते हो लेकिन पचेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य के आंत में पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है। इसलिए मनुष्य जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां या घास को या लकड़ियों को नहीं खा सकता है। खाने के लिए खा लेगा लेकिन पचेगा नहीं। लेकिन जो दीमक होता है वो क्या करता है, लकड़ियों को खाता है, उसको पचाता कौन है, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा क्या होता है, प्रोटोजोआ। तो ट्राइकोनिम्फा को भोजन मिल गया और दीमक ने जो लकड़ी खाया था उसका क्या हो गया, पाचन। तो दोनों को क्या हुआ, फायदा हुआ, यानी दोनों को लाभ हुआ। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, जीव व जीव का संबंध। इसमें क्या है, इस वाले में दीमक व ट्राइकोनिम्फा। दीमक क्या करेगा, सेल्यूलोज को खा लेगा, और ट्राइकोनिम्फा क्या करेगा, इस सेल्यूलोज का पाचन कर देगा। तो फायदा इसको भी मिला और फायदा इसको भी मिला, क्योंकि इसको क्या मिल गया, खाना, और दीमक का क्या हुआ, खाना का पाचन हो गया। तो फायदा दोनों हुआ। अगर ट्राइकोनिम्फा नहीं होता तो दीमक सेल्यूलोज को खा लेता लेकिन पचता नहीं और वो मर जाता। लेकिन दीमक क्या खाता, दीमक को कुछ, सॉरी, ट्राइकोनिम्फा को कुछ नहीं मिलता तो ये भी मर जाता। इसलिए दोनों को एक साथ रहना जरूरी है। तो ऐसे संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। यानी कि अगर दीमक नहीं रहेगा तो ट्राइकोनिम्फा मर जाएगा, अगर ट्राइकोनिम्फा नहीं रहेगा तो दीमक मर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। मतलब दोनों का एक साथ अस्तित्व में होना जरूरी है। और जो ट्राइकोनिम्फा है ये कैसा होता है, प्रोटोजोवंस। कैसा होता है, प्रोटोजोआ, यानी कि ये प्रोटोजोआ समूह का जीव है। अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है जीव व पादप। पादप में भी मेनली किसका, पुष्प। तो देखोगे
तो ये जो संबंध है, जैसे जीव जो हो गई वो हो गई हनी बी। कौन हो गई? हनी बी। और पादप में कोई भी फ्लावर ले लो या कोई भी पुष्प ले लो, तो जो हनी बी या मधुमक्खी होती है क्या करती है? पुष्प का मकरंद, पुष्प के जो रस होते हैं उन सभी को खाती है। उसके साथ साथ पादप को क्या होता है, जो इसके पॉलन ग्रेन या पराग कण हैं वो अन्य पौधों पर जाते हैं, तो इनका क्या हो जाता है? परागण। तो पुष्प का क्या फायदा हुआ? इसका परागण हो गया। हनी बी का क्या फायदा हुआ? इसको खाने के लिए भोजन मिल गया। अगर पुष्प नहीं होता तो हनी बी खाती गया, और अगर हनी बी नहीं होती तो पुष्प का अगला जाति आता कैसे? यानी परागण जब नहीं होगा तो नए पुष्प कैसे आएंगे? तो दोनों का फायदा हुआ, और दोनों को साथ साथ रहना जरूरी है, क्योंकि अगर पुष्प नहीं रहेगा तो हनी बी खाएगी क्या, और अगर हनी बी नहीं रहेगी तो पुष्प का परागण कैसे होगा? तो दोनों का जीवन क्या हो गया? सहजीवी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। तो दोनों को ही क्या होता है? फायदा। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, तो तीसरा एग्जाम्पल है लाइकेन का। अब लाइकेन जो होता है ये एल्गी और फंगी यानी शैवाल और कवक, शैवाल व कवक, इनका सहजीवी संबंध है। तो जो शैवाल या एल्गी होता है इसके पास पिगमेंट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बना सकता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे मिनरल्स, न्यूट्रिशन, पानी वगैरह, इन सभी को देता कौन है? कवक। तो एल्गी जो है उसको पानी और खनिज लवण की आवश्यकता को पूरा कौन करता है? कवक। और उसके बदले में जब एल्गी फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाती है वो किसको दे देती है? कवक को। पूरा नहीं देती है, कुछ देती है। तो इसने क्या किया? इसको मिट्टी वगैरह, सॉइल वगैरह, और उसके साथ साथ पानी, खनिज लवण सब कुछ दिया। इसने प्रकाश संश्लेषण से इसको भोजन दिया। तो दोनों का काम हुआ, यानी कि दोनों को क्या हुआ? फायदा हुआ। तो दोनों क्या हो गए? प्लस प्लस। दोनों का ही फायदा हुआ। लेकिन अगर सोचो फंगी नहीं होता तो जो एल्गी है उसमें खनिज, पोषण और पानी की कमी होती और एल्गी मर जाती। और अगर एल्गी नहीं होती तो कवक भूखे मर जाता। तो दोनों का साथ साथ रहना जरूरी है। तो ये क्या है? हो गया लाइकेन। उसी तरह अगला जो एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा। अब ये जो माइकोराइजा होता है, जो उच्च वर्गीय पादप होते हैं, उच्च वर्गीय पादप और उसके साथ साथ कवक, इनका जो सहजीवी संबंध है वो क्या कहलाता है? माइकोराइजा। तो जो माइकोराइजा होता है ये पादप की जड़ों में लगे रहते हैं। तो जो बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं वो जनरली, खासकर जो जीरोफाइटिक होते हैं, मरुद्भिद या मरुस्थल में उगते हैं, जहाँ पर पानी कम होता हो, खनिज लवण कम मिलता हो। जैसे हिमालय क्षेत्रों में उधर पे जितने भी पौधे होते हैं सब कैसे होते हैं? मरुद्भिद, यानी कि जीरोफाइटिक, यानी कि वो कहाँ उगते हैं? डेजर्ट या रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में। तो हिमालय रीजन्स में बर्फ है लेकिन पानी नहीं है। भाई अगर किसी को प्यास लगेगी तो बर्फ थोड़ा खाओगे, पानी ना पियोगे। तो वहां पर बर्फ है लेकिन पानी नहीं मिलता है, और वहां पर सब ढालान है, पहाड़ है, तो सारा का सारा पानी नीचे। लेकिन पेड़ हैं वहां पर, तो वो जो पेड़ होते हैं वो सब कैसे होते हैं? जीरोफाइटिक या मरुद्भिद पादप। तो उनको हमेशा पानी की, खनिज लवण की हमेशा कमी रहती है। तो ये जो कवक होते हैं इनकी जड़ों में लिपटे रहते हैं, और कवक क्या करेंगे? वही पानी और खनिज लवण को अवशोषित करके पादपों को दे देंगे, और ये पादप क्या करेंगे? जब फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं तो कवक को दे देते हैं। तो दोनों का फायदा हुआ और दोनों एक साथ रहेंगे। अगला जो एग्जाम्पल है, पांचवा नंबर, पांचवा ही है ना? पांचवा जो एग्जाम्पल है वो है अंजीर
अंजीर का फल या फूल बोले वह वेस्प, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बर, या इसी को बोलते हैं ततैया। ठीक है, तो देखना अंजीर का जो फल होता है, इसका जब पुष्प खिलता है तो ये जो वेस्प या बर या ततैया है, जिसको तुम लोग बरैया बोलते हो, पीला पीला जो होती है, जो काट लेती है तो सूजन होता है, उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या करते हैं कि ये जनरली अपना अंडा देने के लिए अच्छे उपयुक्त जगह की तलाश करते हैं। तो जब इसे अंजीर का फूल मिलता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, अपने अंडे को दे देते हैं। उस अंडे से जब लार्वा निकलता है तो वो लार्वा क्या करता है, इसके अंदर का जो बीज है, फल है, उनको धीरे धीरे खाता रहता है। यानी कि जो वेस्प या वर्र है, इसको अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह मिल गया और उसके बच्चों को खाना पीना भी अच्छे जगह पर मिलता रहेगा। अंजीर का इसमें क्या फायदा हुआ? अंजीर का फायदा यह हुआ कि जब इसके पुष्प में ये अपने अंडे देने जाता है तो कुछ परागकण उनके पंख पर, उनके शरीर पर झड़ जाते हैं, और जब वापस ये किसी और अंजीर के पुष्प पर जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन या परागण। तो अंजीर का क्या हो गया, परागण, और जो वेस्प या वर्र है उसको क्या मिल गया, अपने बच्चों को या अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए जगह मिल गई। तो ये भी संबंध कैसा होता है, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता का। अगला जो होता है वो क्या है, आर्किड। आर्किड का पेड़ देखे हो कभी? आर्किड व बम्बल बी। जो आर्किड का पुष्प होता है ये सबसे अधिक विविधता पूरे अर्थ पर शो करते हैं। मतलब इसके पुष्प बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारे कलर में इसके पुष्प दिखाई देते हैं। तो जो आर्किड का पुष्प होता है ये क्या करता है, ये जो बम्बल बी है इसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने पुष्प का कलर चेंज करता रहता है, ताकि इसके ओर ये बम्बल बी इंटरेक्ट या आकर्षित हो सके। अब जो आर्किड होता है ये क्या करता है, इसमें से एकाक जो पंखुड़ी होती है पुष्प की, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, दल, उनका कलर ये क्या कर देता है, फीमेल बम्बल बी के जैसे करता है। यानी कि ये जो बम्बल बी या जो पक्षी या जीव है इसके ही जैसा अपने पंखुड़ी का साइज कर लेता है। तो जो बम्बल बी मेल होता है उसे लगता है कि ये उसकी फीमेल साथी है, और उस फ्लावर के पास आकर के स्यूडो कॉपुलेशन या कूट मैथुन करता है। तो उससे क्या होता है कि जो आर्किड के पुष्प है उनसे क्या होता है, परागकण झड़ जाएंगे, और जब परागकण झड़ेंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, किसी दूसरे आर्किड के पुष्प पर। तो इससे क्या होगा, आर्किड का परागण हो जाएगा, बम्बल बी को अपनी फीमेल साथी मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मतलब ये जो आर्किड का पुष्प है इसके साथ छल करता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने जो पुष्प है उसके एक पंखुड़ी का साइज कैसा कर देता है, फीमेल के जैसा, और इसे लगे कि ये उसकी फीमेल साथी है, तो आर्किड जो होता है इसके साथ छल करता है। तो ये जो आर्किड का पुष्प होता है ये बहुत अलग अलग प्रकार के कलर में अपने पुष्प को ग्रो करता है, ताकि इसमें 100% परागण हो सके। यानी कि ये अपने जाति को बनाए रखने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के पुष्पों का रंग दिखाता है, ताकि इसकी जाति इस पृथ्वी पर बनी रहे। तो ये जो आर्किड और बम्बल बी है इनका भी एग्जाम्पल कैसा है, म्यूचुअलिज्म या सहजीवी संबंध का। दोनों को क्या होगा, फायदा। लेकिन ये एक तरह का क्या है, कपट है, छल है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, काहे, इसको फीमेल साथी मिल रही है। जैसे मान लो तुम जा रहे हो अभी बैठन और साथ में तुमको अपनी बीवी मिल जाए तो फायदा नहीं हो गया। तो वैसा वो जा रहा था कहीं और, उसे आर्किड का पुष्प दिखा, उसको मिल गई कौन, उसकी फीमेल साथी, तो इसमें उसका फायदा हुआ। वो अलग बात है कि वो उसकी फीमेल साथी नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता है।
समझे कि नहीं समझे? छाप लो। देखना अगला जो है सेकेंड नंबर, वो है सहभोजिता। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। ये कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव जीरो, मतलब एक को लाभ होगा लेकिन दूसरा अप्रभावित रहेगा, यानी कि दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ परंतु दूसरा अप्रभावित रहता है, परंतु दूसरा अप्रभावित रहता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लाइनास, हिंदी में बोलते हैं इसको कठहलताएं। तो जो लाइनास है ये TRF की विशेषता है। TRF मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो जो लाइनास या कठहलताएं होती हैं ये कठहलताएं नहीं पता है? कटहल जानती हो? कटहल, उसको कटहल कहते हैं। देखो कठहलताएं क्या होती हैं कि ये जनरली जमीन से ग्रो करेंगी, लेकिन इनको ज्यादा प्रकाश चाहिए, ठीक है। तो जो लाइनास या कठहलताएं होती हैं इनको प्रकाश ज्यादा चाहिए, लेकिन ये ऊपर चढ़ नहीं सकती क्योंकि इनका तना या स्टेम जो होता है बहुत कमजोर होता है। तो फिर ये ऊपर चढ़ने के लिए किसी प्लांट या पादप का सहारा लेते हैं, और उसके सहारे वो लोग पूरे प्लांट पर फैल जाते हैं, परंतु उस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका मतलब उस प्लांट से खाना या कि फिर उस प्लांट को नष्ट कर देना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, केवल उनको आवास चाहिए ताकि वो ज्यादा ऊपर तक जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को ग्रहण कर सके। क्योंकि अगर ये नीचे पूरे जमीन पर फैले रहेंगे तो जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनकी पत्तियां, उनकी शाखाएं ढक लेंगी, तो नीचे प्रकाश नहीं पहुंचेगा ज्यादा। जबकि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, उस पादप या प्लांट के सहारे, उस पादप की सहायता से ऊपर तक चले जाएंगे, उस प्लांट पर फैले रहेंगे, यानी कि केवल और केवल उस प्लांट से ये लोग आवास लेते हैं, भोजन वगैरह ये लोग खुद बना लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइनास या कठहलताएं। और ये किसकी विशेषता होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उनमें जनरली ये सब देखने को मिल जाता है। तो जो लाइनास या कठहलताएं होती हैं इनमें भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ये लक्षण दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी प्लांट एक दूसरे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। उनमें जो लाइनास या कठहलताएं हैं उसमें होता है बोहिनिया और टीनोस्पोरा। ये ऐसे पादप होते हैं जो जनरली किसी अन्य पादप की सहायता से उनके ऊपर चढ़ के ज्यादा से ज्यादा प्रकाश लेते हैं, लेकिन दूसरे पादप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक को तो लाभ होता है परंतु दूसरा अप्रभावित होता है। तो जो कठहलताएं हैं या लाइनास है उसमें लाइनास को क्या हो गया, फायदा। भाई लाइनास को क्या हो गया, फायदा। एग्जाम्पल में
टीनो स्पोरा, दूसरा बोहिनिया, ये सब कटहलताएं होती हैं। तो इसमें जो टीनो स्पोरा या बोहिनिया है, इनको क्या हो गया फायदा, यानी कि ये सब क्या हो गया प्लस वाले, ये भी क्या हो गया प्लस वाला। लेकिन जिस पादप की सहायता से ये लोग ऊपर चढ़ के ज्यादा से ज्यादा प्रकाश लेते हैं, उनको नुकसान भी नहीं हो रहा है, केवल उनसे क्या ले रहे हैं आवास, यानी कि उनको भोजन, उनसे भोजन नहीं ले रहे, ना ही उनको नष्ट कर रहे हैं। तो जो प्लांट है, जिस पादप की सहायता से ये लोग ऊपर चढ़ते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अप्रभावित, यानी कि उसको कोई फायदा नहीं ना तो कोई नुकसान। तो इनको फायदा हो गया क्योंकि ये उनके पास से आश्रय ले लिए, आवास ले लिए, रहने के लिए जगह ले लिए, तो उनको क्या हो गया फायदा, इसलिए हो गया प्लस में। लेकिन जो पादप जिस पर ये लोग जिसकी सहायता से ऊपर तक गए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो क्या हो जाएगा अप्रभावित। तो ऐसा संबंध क्या होता है सहभोजिता, यानी कि प्लस एंड जीरो, यानी एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरा क्या होगा अप्रभावित, यानी दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में पहला क्या होता है लाइनास या कटहलताएं, यानी कि ये टीआरएफ की विशेषता, यानी कि जो दुबले पतले या दुर्बल तना वाले पौधे होते हैं, जिनको ज्यादा से ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है, वो अन्य पादप की सहायता से वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर पूरा फैल जाते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन कौन है टीनो स्पोरा और बोहिनिया। उसी तरह कुछ और भी पादप होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फैल करके पूरा का पूरा पादप को ही नष्ट कर देते हैं। तो वो निगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि एक को तो फायदा हुआ दूसरे को घाटा हो गया। तो हम लोग उसकी बात आगे करेंगे। अभी यहाँ पर एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरा क्या है अप्रभावित, यानी जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइनास या कटहलताएं, यानी कि ऐसे दुर्बल पतले कमजोर तना जो खुद वृद्धि तो करते हैं लेकिन ऊपर तक नहीं जा सकते, तो वो लोग किसी अन्य पादप की हेल्प से अत्यधिक ऊंचाई तक जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो वो पादप से केवल और केवल क्या ले रहे हैं आवास ले रहे हैं, यानी रहने के लिए जगह ले रहे हैं, बाकी सब कुछ वो अपना खुद करेंगे। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं लाइनास या कटहलताएं। और वो ऐसे पादप कौन होते हैं टीनो स्पोरा और बोहिनिया, कौन कौन टीनो स्पोरा और बोहिनिया। तो जो एग्जाम्पल में हम बताए थे तुम लोगों को दिखा रहे हैं, वो देखो कुछ इस टाइप का होता है, वो जो पादप की बात कर रहे हैं हम लोग, ये झाड़ इसको देख रहे हो, ये देखोगे काफी लंबा है, और अगर ये मोटा हो जाता है तो इसकी सहायता से तुम लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इसकी रस्सी बना सकते हो। तो ये वही टीनो स्पोरा या बोहिनिया की बात है। देखोगे देखो कितना लंबा है ये। अब बताओ इसका तना इतना कमजोर है कि गिराते जा रहे हैं तो ये गिरते जा रहा है, तो इसको यानी कि ये अकेले नहीं चढ़ सकता, किसी का आश्रय चाहिए, किसी का साथ चाहिए। तो ये वही टीनो स्पोरा या बोहिनिया पादप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइनास या कटहलताएं। तो इसको तो फायदा हो रहा है लेकिन जिसके साथ जा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम लोग देखोगे तो ऐसे घर साइड या गांव साइड या जंगलों में मिल जाएगा, लेकिन देखना जिस पेड़ पे ये लोग लगे रहते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होता, और वो पेड़ जैसा हरा भरा है वैसा ही रहता है, उससे उसे कोई तकलीफ नहीं होती, और ये हरा भरा तो रहता ही है। तो यही है वो लाइनास या कटहलताओं का एग्जाम्पल, यानी कि इसका तना देखोगे कितना कमजोर है, यानी कि इसको छोड़ दें तो ये ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, ये नीचे गिर जाएगा, यानी कि इसका तना कैसा है कमजोर। तो अगर ये पूरे पृथ्वी पर नीचे फैला रहेगा और ऊपर से जो बड़े प्लांट है वो क्या कर देंगे ढक लेंगे, इसको प्रकाश कम मिलेगा। लेकिन ये क्या चाहता है कि ज्यादा प्रकाश मिले, तो फिर किसी अन्य पादप का आश्रय या सहारा लेगा और वहां पर चढ़ जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाइनास या कटहलताएं। ये जनरली कहाँ मिलते हैं टीआरएफ या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा। मिलने के लिए सभी जगह मिलेंगे, मिलने के लिए ये सभी जगह मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः कहाँ मिलते हैं टीआरएफ में, मुख्यतः कहाँ मिलते हैं टीआरएफ में। एग्जाम्पल कौन है टीनो स्पोरा और बोहिनिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया कटहलताओं का। समझे कि नहीं समझे, तो इसको ले जाना अपने घर और सब्जी बना लेना इस कटहलता का। हाँ, तो ये है तुम्हारा कटहलता। ऐसे जब हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी में दुर्बल तना का एग्जाम्पल, तो ये दुर्बल तना का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इतना कमजोर है कि खुद से नहीं चढ़ सकता। इसी तरह तुम्हारे घर में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे सेमी हो गया, लौआ हो गया,
बरबट्टी हो गया, ये सब क्या होते हैं, वीक होते हैं, मतलब खुद से ही चल सकते हैं, लेकिन इनको सहारा मिल जाए तो वो लोग काफी ऊंचाई तक जाते हैं और ज्यादा ज्यादा प्रवास करते हैं, लेकिन जिसके सहायता से चलते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो सब क्या है, लाइनास या कठहलताएं है, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसको हम लोग बोलते हैं एपी फाइट्स। एपी मतलब ऊपर और फाइट्स मतलब पादप। तो एपी फाइट्स या बोले अधिपादप, जो अन्य पादपों के ऊपर उगते हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी फाइट्स। यानी कि एपी मतलब ऊपर, फाइट्स मतलब पादप, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिपादप। जो अन्य पादप के ऊपर उगते हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अधिपादप। क्या बोलते हैं, अधिपादप। जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें, बोल सकते हैं कि ये पादप किसी अन्य पादप के ऊपर, किसी अन्य पादप के ऊपर उगते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स। एपी मतलब ऊपर, फाइट्स मतलब पादप। तो जो अन्य पादप पर उगते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिपादप। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो किसी अन्य पौधों पर उगते हैं, उनके साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन लाइनास जो होते हैं उनकी सहायता से चढ़ते हैं, जबकि ये किसी अन्य पादप पर उगते हैं। तो ये उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते, केवल उन पर उगेंगे और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट से या सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेंगे, और कुछ वायुमंडल की आर्द्रता या नमी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जिस पौधे पर उगते हैं उस पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे पादप को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नीम पर या पीपल के पेड़ पर या आम के पेड़ पर कुछ पौधे उग जाते हैं, तो वो पौधे उनसे पोषण भी लेते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ये अलग टाइप का है, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिपादप। अधिपादप, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्किड हो गया, उसी तरह हैंगिंग मॉस हो गया। जो ऑर्किड का पौधा होता है या हैंगिंग मॉस होता है, ये आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, तो पेड़ के ऊपर ये लोग उगे रहते हैं और देखोगे तो उससे नीचे जड़े और पौधे की पत्तियां वगैरह नीचे झूलती रहती हैं, तो वही होता है हैंगिंग मॉस। तो हैंगिंग मॉस कुछ अलग नहीं है, सेम जैसा आप लोग फिल्मों में या पिक्चरों में देखते हैं वही होता है हैंगिंग मॉस। यानी कि वो पौधे के ऊपर उगते हैं और नीचे उनकी जड़ें और पादपों की कुछ शाखाएं नीचे झूलती रहती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग मास। उनको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मास। अब जो आर्किड होता है, आर्किड का पेड़ इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जाति विविधता को दर्शाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग कलर के पुष्प भी उगते हैं। तो जो आर्किड होता है ये अन्य पौधों की जड़ों पर या अन्य पादपों पर उगता है, और इसकी जड़ें वायु में लटकती रहती हैं। उसका काम क्या है, वो आर्द्रता या वायुमंडल में नमी को अवशोषित करते हैं, लेकिन पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो आर्किड का पौधा जो होता है सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता दर्शाता है, क्योंकि यह पौधा सभी जगह पर जनरली टीआरएफ में ही पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो लाइनास और एपीफाइट्स दोनों ही मुख्यतः आवास के लिए अन्य पादपों का उपयोग करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सहभोजिता। यानी एक को तो फायदा हुआ लेकिन दूसरे को कोई हानि नहीं है, यानी दूसरा क्या हो गया, अप्रभावित, यानी कि जीरो। तो सहभोजिता में
लाइनास और एपीफाइट्स एग्जाम्पल हैं, जिसमें आर्किड और हैंगिंग मास एपीफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। यानी कि अन्य पादपों पर उगते हैं लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है, यानी उनसे केवल क्या लेते हैं, आवास या आश्रय लेते हैं। तो आर्किड या हैंगिंग मास को क्या हो गया, फायदा, यानी वो क्या हो गए, लाभदायक। लेकिन दूसरे पौधों को क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो क्या हो गए, अप्रभावित, या उसी को क्या बोलते हैं, जीरो। तो ये आर्किड और हैंगिंग मास की कहानी हो गई। अब अगला हम लोग देखें तो इसी में जो एपीफाइट्स होते हैं वो अन्य पादप पर उगते हैं, लेकिन उनसे ना तो भोजन लेंगे, ना तो उनका खनिज पोषण लेंगे, ना तो उनका पानी। क्यों? क्योंकि ये होते हैं ऑटोट्रॉफ, स्वपोषित, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इन्हें केवल ज्यादा प्रकाश चाहिए, इसलिए अन्य पादपों पर उगते हैं। तो अन्य पादप पर जब उगते हैं तो उनसे केवल और केवल क्या लेते हैं, आवास लेते हैं। केवल और केवल क्या लेंगे, आवास लेंगे। तो आर्किड और हैंगिंग मास ये जो पौधे होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनको तो ये अधिपादप या हैंगिंग मॉस यानी आर्किड का एग्जाम्पल है। ये पौधे हमेशा अन्य पादप पर ही उगते हैं। तो ये क्या हो गया, एपीफाइट्स या अधिपादप का एग्जाम्पल। अगला जो इसमें एग्जाम्पल आता है वो तीसरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी जोन्स। क्या बोलते हैं, एपी जोन्स। एपी मतलब ऊपर और जोन्स मतलब जीव जंतु, यानी इनको बोलते हैं अधिजंतु। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिजंतु। अर्थात ऐसे जीव या जंतु जो अन्य जीवों पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे पादपों को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे जंतुओं को क्या बोलते हैं, अधि जंतु। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधि जंतु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपीजोन्स। तो ये जो एपीजोन्स होते हैं ये किसी अन्य जीव या पशुओं पर या कैटल्स मवेशियों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचती है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिपादप या अधिजंतु। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिपादप या अधिजंतु। तो ये जो एपीजोन्स हैं इनमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर उन एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो आगे देखते हैं अभी कि इनमें क्या क्या एग्जाम्पल है जो एपीजोन्स या अधिजंतु के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर हम लोग एपीजोन्स की बात कर रहे हैं या अधिजंतु की, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो किसी अन्य जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी उनसे केवल और केवल क्या लेगा, आवास लेगा। अपना भोजन और अन्य चीजों की व्यवस्था वो खुद करते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एपीजोन्स, या उन्हीं को क्या बोलते हैं, अधिजंतु। क्या बोलते हैं, अधिजंतु। तो एपीजोन्स अन्य जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो जो अन्य जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे वो क्या होंगे, अधिजंतु या एपीजोन्स। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे हम लोग देखें, जो व्हेल फिश होती है या व्हेल मछली होती है, उसके साथ साथ बारनेकल्स घूमते रहते हैं। जब व्हेल मछली अपना भोजन करती है तो कुछ
भोजन के कण नीचे गिरते रहते हैं, तो जो बार्नेकल्स होते हैं वो खाते हैं। तो उससे व्हेल मछली को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बार्नेकल्स को क्या हो गया, लाभदायक, क्योंकि उसको भोजन मिल रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राक सॉरी सहभोजिता या कमेंसलिज्म, यानी एक को तो फायदा हुआ लेकिन व्हेल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी तरह एक एग्जाम्पल है जैसे सार्क और सकर फिश, जिसको हिंदी में बोलते हैं चूसक मछली। तो जो सार्क होती है जब शिकार करने निकलती है कहीं पर, तो उसके साथ साथ या उसके अगल बगल में आसपास में सकर फिश उसके साथ साथ पैरेलल चलती रहती है। तो जब सार्क किसी का शिकार करके खाती है तो उसमें से कुछ भोजन के कण नीचे गिरते रहते हैं, उनको सकर फिश खाती रहती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीजुएंस। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं, जैसे सकर फिश चल रही है और सार्क भी चल रहे हैं। अब सकर फिश और सार्क दोनों ही एक साथ चल रहे हैं, सार्क बहुत तेज से चल रही है, अचानक से बीच में रुक जाए, ब्रेक मार दे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेटा, ऐसे कंडीशन में सकर फिश निकल जाएगी आगे और सार्क रह जाएगी पीछे, और सार्क सकर फिश को निपटा देगी। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सार्क को क्या हो गया, फायदा, लेकिन सकर फिश का क्या हो गया, नुकसान, यानी उसे हानि हो गई। तो हम लोग ऐसे कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल आइडियल की बात कर रहे हैं कि सकर फिश और शार्क साथ साथ रहती हैं, सकर फिश को अपना भोजन मिलता रहता है और शार्क के साथ वो घूमती रहती है। तो वो सब आइडियल कंडीशन है कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो वो सब एक कंडीशन है, एक अवस्था है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारा एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल तो ही रहेगा, लेकिन जो टॉपिक है सहभोजिता वो नहीं होगी। फिर वो क्या हो जाएगा, परभक्षण या प्रिडेशन, यानी कि एक जाति दूसरे जाति को मार के खाती है। जैसे एग्जाम्पल में नंबर ए सकर फिश, हिंदी में बोलते हैं चूसक मछली। तो जो चूसक मछली या सकर फिश है, इसके सामने यानी कि इसके साथ साथ कौन घूमती रहती है, सार्क। तो सार्क के साथ अपना चूसक मछली घूमती रहती है, और जब ये कभी भोजन करेगी तो उसको भी खाना मिलता रहता है। जो बी नंबर है उसमें भी क्या है, पाइलोट फिश, उसमें भी क्या है, पाइलोट फिश। तो पाइलोट फिश भी सेम शार्क के साथ ही घूमती रहती है, उसको भोजन मिलता रहता है। जो पाइलोट फिश है उसको साथ में घूमती रहेगी और भोजन मिलता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब शार्क शिकार करेगी तो पायलट फिश को फ्री में भोजन मिलता रहेगा, तो इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सकर फिश या पायलट फिश को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये जो शार्क फिश और सकर फिश है, इनका संबंध कैसा होता है बेटा, सहभोजिता, तो उसे क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है पायलट फिश का और शार्क का। तो जो पायलट फिश है और शार्क, ये भी सेम एग्जाम्पल है। जो सी नंबर एग्जाम्पल है वो है इकोलाई। तो इकोलाई जो होता है ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। तो जो इकोलाई होता है मनुष्य के आंत में पाया जाता है, तो ये क्या करता है कि कुछ खनिज लवण को पाचित और अवशोषित करके मनुष्य को देता है, और उससे जो भोजन मिलता है वो खुद खाता है, लेकिन मनुष्य को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह पक्षी, और हम लोग बात करें मवेशी की, तो मवेशी जब चरने निकलती रहती हैं बाहर, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं उन पर बैठ करके उनमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको खाते रहते हैं। तो इससे मवेशी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पक्षी को क्या हो गया, फायदा। तो ये भी क्या हो गया, सहभोजिता। तो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि जब मवेशी जैसे गाय भैंस कुत्ता उत्ता ये सब बाहर घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं, तो उस टाइम पर देखोगे कि उनके साथ या उन पर बैठकर पक्षी घूमता रहता है, और उन पर जो कीड़े या जीव हैं उन्हीं को निकाल निकाल के खाता रहता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, स्वभोजता को, यानी कि इससे मवेशी या अन्य जानवर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पक्षी को क्या हो गया, फायदा। उसी तरह जो अगला एग्जाम्पल है वो है बार्नेकल्स का। किसका है, बार्नेकल्स। बार्नेकल्स और व्हेल फिश या व्हेल मछली, ये जो एग्जाम्पल है ये बार्नेकल्स और व्हेल मछली का एग्जाम्पल है।
इस तरह का एग्जाम्पल सहभोजिता में हमें देखने को मिल जाता है। और इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रोटो कोऑपरेशन या प्राक सहयोगिता। तो ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर आगे देखते हैं कि और भी क्या है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सभी को समझ आ गया है तो नोट कर लो सभी लोग, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जितने भी जीव हैं, पायलट फिश हो या सकर फिश हो या इकोलाई हो या बर्ड हो या बार्नेकल्स हो, इन सभी को क्या हो रहा है? फायदा। तो ये सभी क्या हो गए? प्लस। इधर वाले जितने भी हैं सभी क्या हैं? अप्रभावित यानी जीरो। तो कभी कभी पूछ देता है कि किसको क्या फायदा हो रहा है और कौन अप्रभावित है, तो इधर वाले सभी प्लस होंगे, यानी कि इन सभी को क्या हो रहा है? फायदा। और इधर सभी क्या होंगे? अप्रभावित यानी कि जीरो। देखना, जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं प्राक सहयोगिता, प्रोटो कोऑपरेशन। ये संबंध कैसा होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसमें देखोगे तो बीच में ऑब्लिक या स्लैश है। इसका मतलब है कि इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, लेकिन दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं, एक साथ रहना जरूरी नहीं है। म्यूचुअलिज्म में हम लोग देखे थे, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से निपटा दें और कॉमा कर दें, इसका मतलब कि दोनों जीवों को लाभ होता है लेकिन दोनों का साथ साथ रहना जरूरी है, तो वो कहलाता है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर बीच में ऑब्लिक कर दे रहे हैं तो ये बताना चाह रहा है कि लाभ दोनों जीवों को होता है लेकिन दोनों का एक साथ रहना जरूरी नहीं है, मतलब दोनों जीव अलग अलग भी रह सकते हैं। तो ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है परंतु यह पृथक पृथक भी रह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, पहले तो डेफिनेशन ही देख लेते हैं। क्या? ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है परंतु पृथक पृथक भी रह सकते हैं। यानी कि ये विकल्पीय संबंध है। हम लोग म्यूचुअलिज्म पढ़े थे तो वहां पर हमने बताया था ये अविकल्पी है, यानी अनुपस्थित। विकल्प मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि उनको साथ साथ रहना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये विकल्पीय संबंध है, यानी कि इनके पास विकल्प है। विकल्प क्या है कि साथ साथ नहीं भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है परंतु दोनों एक साथ रह भी सकते हैं और नहीं भी। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? सहोपकारिता। क्योंकि सहोपकारिता क्या बोलता है कि दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता हो और दोनों एक साथ रहते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहोपकारिता। लेकिन ये क्या होता है कि दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ हो परंतु दोनों पृथक पृथक भी रह सकते हैं, यानी उनको एक साथ रहना अनिवार्य नहीं है, यानी इनके पास ऑप्शन है कि ये अलग अलग भी रह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो कोऑपरेशन या प्राक सहयोगिता। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो मगरमच्छ और पक्षी। तो मगरमच्छ जब कभी खाना वगैरह खाया रहता है, यानी किसी जब मांस वगैरह खाया रहता है किसी जानवर का, तो क्या करता है कि वो पानी में से बाहर निकल के किनारे मुंह फाड़ के सो जाता है। क्या करता है? जब कभी मगरमच्छ खाना खा लेता है तो देखना, खाना खाने के बाद वो पानी से बाहर निकल के मुंह फाड़ के सो जाता है, जैसे तुम लोग मुंह फाड़ के सो जाते हो।
तो जैसे ही मगरमच्छ मुंह फाड़ के सो जाता है तो पक्षी आते हैं और क्या करते हैं, उसके दांतों में से मांस के टुकड़ों को निकाल निकाल के खाते रहते हैं। ऐसा देखे हो कभी? नहीं, जब डिस्कवरी वगैरह चैनल में देखोगे तो उसमें ऐसा तुम्हें मिल जाएगा। तो जो मगरमच्छ होता है वो क्या करता है, किसी जीव को मार के जब खाता है तो खाने के बाद पानी वानी पी के बकायदे पानी के किनारे पर आकर के मुंह फाड़ के सोया रहता है। तो जब पक्षी आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके दांतों के बीच में जो मांस के टुकड़े फंसे रहते हैं उनको निकाल निकाल के निपटाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो गई, यानी जो मांस के टुकड़े उसके दांतों में फंसे थे वो निकल गए, मगरमच्छ को फायदा हुआ। पक्षी को खाना मिल गया, उसको भी फायदा हो गया। लेकिन क्या दोनों का साथ रहना जरूरी है? नहीं, अलग अलग भी रह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राक सहयोगिता। मतलब दोनों को फायदा होगा लेकिन साथ साथ रहना जरूरी नहीं है। अब किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर जैसे मगरमच्छ मुंह फाड़ के सोया है, पक्षी खा रहा है और मगरमच्छ ने अपना मुंह दबा लिया तो पक्षी हो गया साफ, ठीक है। तो ये हम लोग आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। मगरमच्छ बाहर ही नहीं आए खाना खाने के बाद, मुंह फाड़ के नहीं सोए तो क्या करेंगे, तो हमारा संबंध ही नहीं आएगा ऐसा। तो हम लोग सिर्फ कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो तो। अब वो अगर पक्षी को निपटा देता है तो पक्षी का क्या हो जाएगा, शोषण। पक्षी का क्या हो जाएगा, शोषण। तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। फिर वो किस में आ जाएगा, प्रीडेशन या परभक्षी में। यानी कि उसने क्या किया, किसी दूसरे जीव को मार करके खा लिया, तो वो दूसरा कंडीशन, फिर वो दूसरे चीज में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, प्राक सहयोगिता का, मतलब दोनों को फायदा होता है। उसी तरह एक पक्षी होता है टिक बर्ड। पक्षी का नाम क्या है, टिक बर्ड। और जो जानवर है उसको बोलते हैं गेंडा, ठीक है। तो गेंडा भी जो होता है जनरली पानी में या कीचड़ में रहता है, क्योंकि गेंडे की चमड़ी बहुत मोटी होती है। तो जो गेंडे की चमड़ी मोटी होती है वो क्या होता है कि उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जैसे भैंस वगैरह होती है। तो ये क्या होता है कि अपने शरीर की गर्मी को कम करने के लिए पानी में या कीचड़ में जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही कीचड़ से बाहर निकलेगा, जैसे हमने अभी उसका एग्जाम्पल बताया तुम्हें भैंस वाला, तो जैसे ही कीचड़ से बाहर निकलेगा ये जो टिक बर्ड आता है इसके ऊपर बैठ जाएगा और इस पर जो भी कीड़े वगैरह उसके कीचड़ में से लिपटे हुए निकलेंगे उसको ये निपटाता रहेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे जो गेंडा है उसके ऊपर का कीचड़ में जो कीड़े थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे निकलने लगे। जैसे अगर तुम्हारे शरीर पर कोई कीड़ा आ जाए तो तुम्हें उस जगह पे एहसास हो जाता है कि कुछ है, उसको तुम लोग टच करते हो या पकड़ा भी जाए तो उसको निपटा भी देते हो, ऐसा होता है। तो उसी तरह गेंडा तो उसको पकड़ नहीं सकता, खूब करेगा, शरीर हिलाएगा या किसी दीवार में किसी पेड़ में घसेगा, यही ना करेगा। तो उसके जगह वो पक्षी आया, उस कीड़े को निपटा लिया, तो गेंडे का क्या हो गया, शरीर की सफाई हो गई और पक्षी को क्या मिल गया, खाना मिल गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्राक सहयोगिता का। मतलब ऐसा संबंध जिसमें दोनों को क्या हो जाए, फायदा हो, लेकिन दोनों का साथ रहना जरूरी नहीं है। मान लो हो सकता है कि जो टिक बर्ड है उसको कहीं और खाना मिल गया, ठीक है, तो चलो ठीक है, गेंडा गया एक पेड़ में, उसको अच्छा ढकेल ढकेल के अपना पूरा कचरा छुड़ा लिया, पता चला पेड़ ही गिर गया, तो इसमें गेंडे को कोई दिक्कत थोड़ी हुआ। तो ऐसा भी होता है। तो हम लोग केवल आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकता है। उसमें हम लोग अपना अलग से एग्जाम्पल देंगे कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, तो वो फिर अगले कंडीशन या किसी अगले केस में चला जाएगा, समझे। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मगरमच्छ, मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल, एंड पक्षी। ये कैसे है ये जरूर याद रखना जरूरी है कि मगरमच्छ जो है किसी जीव को निपटा करके खाया और मुंह फाड़ के सो गया, पक्षी आया उसके दांतों में से मांस के फंसे हुए टुकड़ों निकाल के खाने लगा, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा क्या है, बोलो, टिक बर्ड। टिक बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, और इधर कौन रहेगा, गेड़ा। गेड़ा होता है, गेंडा होता है। और तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, हर्मिट का नाम सुने हो तुम लोग, हर्बिट नहीं, हर्मिट नहीं सुने हो। हर्मिट क्रेब और सी एनिमोन, इनका भी जो रिलेशन होता है, मतलब क्या होता है कि जो सी एनिमोन होता है, सी
एनीमोन। और इधर पे कौन रहता है? हर्मिट क्रेब। तो इन दोनों में भी ऐसा ही कुछ कहानी होता है। क्या करता है कि इसके साथ साथ या इस पर बैठ करके ये हर्मिट क्रेब घूमता रहता है। जब कभी ये शिकार करता है तो ये क्या करता है, ये दोनों लोग मिलके खाते हैं। या कि फिर ये जो सी एनिमोन है और जो हर्मिट क्रेब होते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, जैसे ये दोनों जा रहे हैं साथ साथ, तो अगर किसी एक को किसी से खतरा दिखे तो दूसरा क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो इसमें दोनों का क्या होता है, फायदा होता है। लेकिन दोनों का साथ रहना जरूरी नहीं है, अलग अलग भी रह सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, हर्मिट क्रेब और सी एनिमोन का। अब इसको पता नहीं, मुझे नहीं पता है। ढक्कन, डायनासोर अलग होता है, राइनोसोरस उसका साइंटिफिक नेम है। हाँ, इंग्लिश में भी राइनोसोरस ही बोलते हैं, साइंटिफिक नेम भी उसका वही है, राइनोसोरस। अब गेंडा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉक सहयोगिता। अगला एक टर्म आता है स्कैवेंजर, हिंदी में बोलते हैं सफाई कर्मी। अर्थात ऐसे जीव जो किसी अन्य जीवों के मृत शरीर को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर या सफाई कर्मी। जैसे सियार हो गया, गिद्ध हो गया, कौआ हो गया, चींटी हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शिकार नहीं करते हैं, कोई जीव जानवर मरा पड़ा है उसको निपटाना शुरू कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी, मतलब मरे हुए शरीर को खाने का काम। तो उसको कौन कौन खाता है, सियार। सियार मतलब, सियार कभी देखे हो, कहाँ देखी हो, रास्ता काट देता है वो बिल्ली होती है, ढक्कन रास्ता काट देता है वो सियार नहीं होता, वो बिल्ली होता है। अगला जो है, अच्छा इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, जो हम अगला बता रहे हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर हिंदी में क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी। सफाई कर्मी ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों के मृत शरीर को खाते हैं, मृत शरीर को खाते हैं। एग्जाम्पल, सियार। सियार शायद सिकटा को कहते हैं, सीगट जिसको बोलते हैं। राती बिलारी नियर चिल्लाते तो हैं, ये बताए से मौसी बताई थी क्या कि सिकटा के महतारी को सियार कहते हैं। इससे चाहे वो महतारी हो चाहे बाबू हो, सभी को सियार ही कहते हैं। घर के भाषा में सिकटा कहते हैं। जैसे कहना सिकटा हुआ था कहाँ अतलस, तो वो वही सिकटा हुआ है जिसको सियार बोलते हैं। देखना कुछ लोगों के गांव का नाम भी होता है सिकटहवा टोला, यानी उस गांव में सिकटा बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उस गांव का नाम या उस मोहल्ले का नाम क्या होता है, सिकटा टोला। तो सियार, इसमें अगला क्या आ जाएगा, गिद्ध। गिद्धा तो देखे ही होगे, इसका लंबा लंबा चोंच रहता है, बड़े बड़े पांख ही होती है। अब तो बहुत कम मिलते हैं क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त होने लगे हैं, लोग इसको निपटा करके खाना शुरू कर दिए हैं। अगला कौवा। कौआ होता है कि कौवा होता है, आ नहीं होता ना, वाह होता है। और अगला चींटी, तो इसको तुम लोग घर की भाषा में चिमटी कहते हो। होता है ना चींटी, बोलते हो तुम लोग चिमटी,